हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो हम जीआईटी इन्फेक्शंस पढ़ रहे थे। 3 लेक्चर हमारा हो चुका था, इकोलाई, शिगेला और इंटरमीबा हिस्टोलाइटिका। आज हमारा 4th लेक्चर है ऑन एस्केरियासिस। ठीक है, तो एस्केरियासिस एक स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है जो कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? एस्केरिस लुम्बिकॉइड्स। ये भी एक पैरासाइट है। पैरासाइट में कौन सा? नेमाटोड है, मतलब राउंड वर्म। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट नेमाटोड है एस्केरिस लुम्बिकॉइड्स। इसकी वजह से होता है एस्केरियासिस। तो ये जो एस्केरिस है ये 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक एडल्ट फॉर्म जिसके अंदर मेल और फीमेल होता है, एक लार्वा जिसके अंदर 4 स्टेजेस होता है, L1, L2, L3, L4, और एग्स भी 2 टाइप का होता है, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। ठीक है, अब हम इसका लाइफ साइकिल थोड़ा सा समझते हैं। तो होस्ट, इसका एक ही होस्ट है, ह्यूमन। इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा है? एम्ब्रायोनेटेड एग्स विथ L2 लार्वा। तो जो मेल और फीमेल है जिनको रिप्रोडक्शन की वजह से जो एग्स रिलीज होता है, तो एग्स के अंदर L2 लार्वा है। तो ये L2 लार्वा वाला एग इन्फेक्टिव फॉर्म है, मतलब ये ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करेगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टिव फॉर्म फ्रॉम कॉन्टामिनेटेड फूड, सॉइल और वाटर। ठीक है, अब लाइफ साइकिल में पहला स्टेज है माइग्रेटरी फेज। इसमें क्या होगा? पहले L2 वाला एग आएगा, फिर वो इंटेस्टाइन में जाएगा जहाँ पे उस एग से रिलीज होगा L2 लार्वा। L2 लार्वा मोल्ड करके बनाएगा L3। ये जो L3 है ये इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करके जाएगा पोर्टल वेन में, वहाँ से माइग्रेट करेगा इंफीरियर वेना कावा, जहाँ से जाएगा राइट हार्ट से लंग्स। जब लंग्स में जाएगा तो ये L3 ट्रांसफॉर्म होगा L4 में। ठीक है, ये L4 जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर से इंजेस्ट होके फिर से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आएगा इंटेस्टिनल फेज। तो ये L4 लार्वा जो इंटेस्टाइन में आया ये एक और बार मोल्डिंग करेगा, जो फाइनल मोल्डिंग होगा और बनाएगा एडल्ट वर्म। अब ये एडल्ट वर्म मेल और फीमेल है, तो वो रिप्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से जो फीमेल है वो एग्स प्रोड्यूस करेगा। कितना? 2.4 लाख पर डे। इतने सारे एग्स वो एक दिन में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एग्स भी 2 टाइप का होता है, एक फर्टिलाइज्ड और एक अनफर्टिलाइज्ड। दोनों ही अल्टीमेटली फिकस में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। उसके बाद इंटेस्टिनल फेज के बाद डेवलपमेंट इन सॉइल। फिर जो फीकल रूट से जो बाहर आया फर्टिलाइज्ड एग्स वो 2 बार मोल्ट करेगा और उसके अंदर बन जाएगा L2 लार्वा। तो ये एग है, उसके अंदर L2 लार्वा है और ये रेडी है फिर से इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, क्योंकि यही हमारा इन्फेक्टिव फॉर्म था। ठीक है, ये जो पूरा साइकिल है ये होता है 2 वीक्स के अंदर। तो देख सकते लाइफ साइकिल। पहले बात, मैन एक्यूर्स इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड सॉइल, फूड एंड वाटर विथ इम्ब्राजिनेटेड एग। अब एग में कौन सा? L2। ठीक है, जो L2 लार्वा है वो एग से बाहर आएगा, मोल्टिंग होगा, मोल्टिंग होकर L3 बनेगा। जो L3 है वो पेनिट्रेट करेगा इंटेस्टिनल वॉल को, जहाँ से वेनस सर्कुलेशन में आएगा, वहाँ से राइट हार्ट, वहाँ पे फिर पल्मोनरी कैपिलरीज। अब देख सकते हैं L3 L3 L3। अब जो पल्मोनरी कैपिलरीज है वहाँ पे बनाया L4 और L4 आ गया फेरिंग्स में। अब L4 फेरिंग्स से गया स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे वो फिर से कन्वर्ट हुआ इनटू एडल्ट वर्म। ये फाइनल मोल्टिंग था। जो एडल्ट वर्म है वो फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो अनएम्ब्रायोनेटेड एग्स है वो फीसस में नॉर्मली चला जाएगा, क्योंकि जो एग्स फर्टिलाइज नहीं हुआ होने के बाद अनएम्ब्रायोनेट रहेगा, मतलब एम्ब्रायो फॉर्म नहीं हुआ, वो कोई काम का नहीं, वो रिलीज हो जाएगा। और जो एम्ब्रायोनेटेड एग है वो फिर से इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस मेनली कॉज्ड बाय होस्ट इम्यून सिस्टम, माइग्रेशन ऑफ लार्वा। होस्ट इम्यून सिस्टम कैसे मैं आता हूँ बाद में। माइग्रेशन, ये जो माइग्रेशन है इसकी वजह से होता है पैथोजेनेसिस। जो एडल्ट वर्म है वो इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज कर सकता है, तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एडल्ट वर्म्स। और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, क्योंकि जो एडल्ट वर्म है वो हम जो खाना खाएंगे उससे न्यूट्रिशन स्नैच कर लेगा, क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, तो हमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होगी। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 60 to 70 डेज़ का है। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। पहला है पल्मोनरी फेज। ये इंक्यूबेशन पीरियड से पहले भी आ सकता है। ठीक है, विद इन 2 वीक्स। इसमें ये क्यों होता है? जो लार्वा है लंग्स में आया था L3, इसके अगेंस्ट जो इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से हमें नॉन प्रोडक्टिव कफ, फीवर और चेस्ट डिस्कम्फर्ट जैसे सिम्टम्स दिखेंगे। तो ये हम सिंपल एलर्जी की तरह देख सकते हैं। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा एक।
और इसे हम बोलते हैं यूसिनोफिलिक न्यूमोनिया, ठीक है, जिसे हम लीफलेट सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें डिस्निया होता है विथ ट्रांजिएंट पेरिफेरल यूसिनोफिलिया। अब आएगा इंटेस्टिनल फेज। तो पल्मोनरी में ये हो गया लंग्स में जो हाइपर सेंसिटिव हो इसके लिए। इंटेस्टिनल में क्या क्या हो सकता है, मैल न्यूट्रिशन और ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, क्योंकि वो जो एडल्ट फॉर्म से वो सारा न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जैसे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर इंटेस्टिन से वो बिलियरी ट्री में चला गया तो बिलियरी कोलिक हो सकता है, कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है, पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर लिवर में गया तो इंट्राहेपेटिक एब्सेस भी हो सकता है, ये रेयरली होता है। साथ में एलर्जिक रिस्पॉन्स तो दिखेगा ही, जैसे फीवर, कफ, यूट्रिकेरिया, एंजियोन्यूरेटिक इडीमा, ये सब। तो ये हो गया। अब आएगा लैब डायग्नोसिस। इसमें हम स्टूल सैंपल लेंगे, उसमें डिटेक्ट करेंगे एग। तो जो स्टूल एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे हम एग्स ढूंढने का कोशिश करेंगे। एग्स कितने टाइप के होते हैं, फर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड और डिकॉटिकेट। ये क्या डिफरेंस है देखते हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग है वो राउंड या फिर ओवल होगा, ये ऐसे देख सकते हैं राउंड है, और जो अनफर्टिलाइज्ड है वो इलोंगेटेड होगा। इसका आप डायमेंशन देख सकते हैं, वैसे याद नहीं रहेगा, बस लिखने के लिए है। फर्टिलाइज्ड एग बेसिकली थोड़ा छोटा होता है और अनफर्टिलाइज्ड बड़ा होता है। अब जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके पास एक थिक एल्बुमिनस कोट है, आप देख सकते हैं ये जो बाहर का कोट है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसके पास एक थिक एल्बुमिनस कोट है, इसके पास वो एब्सेंट है। देखिए बहुत थिन लेयर है इसका, तो थिन और स्कैंटी कोट है। ये दोनों ही बाइल स्टेन है। बाइल स्टेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गोल्डन ब्राउन दिखाई देता है सेलाइन माउंट पे, देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन दोनों ही दिख रहा है। और लास्ट है डिकॉटिकेट फॉर्म, ये भी फर्टिलाइज्ड एग ही है, बस इसमें ये जो थिक एल्बुमिनस कोट यहाँ पे एब्सेंट है, तो बस एम्ब्रायो है, एल्बुमिनस कोट एब्सेंट है, ठीक है, सिंपल। एडल्ट वर्म, ये तो हम नेकेड आई से भी डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, अराउंड 15 to 20 सेंटीमीटर। तो स्पूटम या फिर स्टूल में नेकेड आई से दिखता है। अगर हम बेरियम मील के बाद जो एक्सरे ले वहाँ पे हम ट्रॉली कार लाइन अपीयरेंस देख सकते हैं। मतलब दो वर्म्स अगर पैरेलली ऐसे रहे तो एक्सरे में ऐसे दिखेगा लाइंस, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉली कार लाइंस अपीयरेंस, ठीक है। और यूएससी कर सकते हैं, कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी कर सकते हैं, जिससे सिंपली हम डिटेक्ट कर सकते हैं एडल्ट वर्म। सिंपल राउंड वर्म बड़ा बड़ा होगा, हमें दिखेगा अच्छे से। लार्वा भी डिटेक्ट कर सकते हैं पल्मोनरी माइग्रेटरी फेज में, लंग्स में, मतलब स्पुटम में देख सकते हैं, या फिर गैस्ट्रिक एस्पिरेट भी ले सकते हैं, तो लार्वा भी डिटेक्ट कर सकते हैं। सेरोलॉजी में एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं बाई एलाइजा, मॉलिकुलर में पीसीआर, और अदर मेथड कुछ है नॉन स्पेसिफिक, जैसे जो अर्ली लंग स्टेज है वहाँ पे हमें यूसिनोफिलिया दिखेगा, मतलब इंक्रीज यूसिनोफिल्स। स्पुटम और स्टूल में यूसिनोफिल दिखेंगे, जिसे हम बोलेंगे चारकोट लेटिन क्रिस्टल्स, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट सिंपल एंटीपैरासिटिक ड्रग्स है, एल्बेंडाजोल या फिर मिबेंडाजोल। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो फिर इनसे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से हम ये सिंपल, ये सेफ ड्रग है इन प्रेगनेंसी, तो ये देंगे, जिसे हम बोलते हैं पायरेंटल पमोइड, ठीक है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करेंगे, जैसे फ्लूइड लॉस हुआ तो आईवी फ्लूइड देंगे, या फिर कुछ ऐसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स। बस ये सिंपल हमने देख लिया एमीबोसिस। आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, और प्लीज़ बोलना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।